नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने सेकंड पार्ट लेके आया हूं बिहार के पेपर का। मैंने फर्स्ट पार्ट अपने YouTube चैनल के ऊपर डाल दिया था। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहां से देख सकते हैं। 50 नंबर तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको 51वें नंबर क्वेश्चन से। तो इसका 51वां नंबर क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आप जानते हैं सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं टोटल सदस्य, जिसमें से अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और जो स्थायी सदस्य इसके हैं वो 5 है, जिन्हें वीटो शक्ति पर्याप्त है। तो ये चीज़ आप याद रखें, जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर टोटल सदस्य 15 हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और जो अस्थायी सदस्य हैं वो हर 3 साल के लिए नियुक्त होते रहते हैं। और एक छोटा सा काम मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने स्थायी सदस्य हैं, उनका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इनमें से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो आप जानते हैं सुकर्णो थे, मार्शल टीटो थे, पंडित नेहरू थे, ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे। लेकिन जो यासर अराफात हैं ये संबंधित नहीं थे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था 1961 के अंदर हुआ था बेलग्रेड के अंदर, ये भी आप याद रखें। और ये जो सुकरानो है, टीटो है और ये पंडित नेहरू हैं, ये इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये भी चीज़ें आप याद रखें। 53वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का जो सामान्य अर्थ आप जानते ही हैं, एकीकरण होना। विश्व की जो जितनी भी वस्तु हो गया या संचार हो गया या जितनी प्रणाली है उसका एकीकरण होना ही एक प्रकार से वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? तो आप जानते हैं दलित पैंथर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। दलित पैंथर जो स्टेबलाइज हुआ था ये 1972 के अंदर हुआ था। और ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है दलित वर्ग के साथ, या जो समाज के अंदर निम्न वर्ग हैं उनके साथ, जो दलित जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उनके साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था उसकी मुक्ति के लिए महाराष्ट्र के अंदर ये बना था। और जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो जान के रखें आप, नांदेड़ थे, जेबी पवार थे, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। दलित पैंथर्स कहीं ना कहीं हमें एग्जाम के अंदर दिख ही जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कांग्रेस के जो युवा तर्क जाना जाता है उन्हें जाना जाता है चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 1990 से लेकर 1991 तक। और ये कांग्रेस के अंदर युवा तर्क के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर और कई चीज़ों के ऊपर इन्होंने अपने ग्रुप के साथ काफ़ी चीज़ें उस टाइम उन्होंने करा था, संघर्ष किया था। तो इसलिए इनको युवा तुर्क के रूप में जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो चंद्रशेखर जी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो डॉक्टर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और ये भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। तो इसका ए सही है। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या बना? तो जो भारत में जो 1956 के अंदर राज्यों का पुनर्गठन का आधार बना था वो भाषा बनी थी। लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर भारत के अंदर 1956 के अंदर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और जिसके अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। ये भी याद रखें आप, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उस समय 14 राज्यों की बात करी थी और 6 केंद्र शासित प्रदेश की उन्होंने उस टाइम रिकमेंड किया था। तो उस टाइम ये हुआ था। और जब उससे पहले जो थे वो राज्यों का गठन ABCD के आधार पे थे कि किस आधार पर राज्यों का वर्गीकरण था, तो ABCD था। और जो 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग बना था ये भाषा के आधार पर उन्होंने अपनी वो रिकमेंडेशन दी थी। तो इसका जो सही आंसर था ए आंसर सही था। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो अभी वर्तमान में भारत के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है वो आठ है। पहले ये 9 हो गई थी, फिर उससे पहले 7 थी, तो वर्तमान में ये 8 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ एक क्वेश्चन। तृतीय पंचवर्षीय योजना आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा। तो ये क्वेश्चन था, ये से था बिहार के अंदर सबसे पहले महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी पंचायत के अंदर। माफ कीजिए, पूर्ण रूप से नहीं, 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और ये सन 2005 के अंदर की गई थी। और उसके बाद जो सेकंड राज्य हुआ था राजस्थान के अंदर 2006 के अंदर की गई थी। तो याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और वहाँ पे अभी जो विभिन्न जो सरकारी विभाग होते हैं उसके अंदर भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है बिहार के अंदर। ये भी आप याद रखें। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तेलंगाना जो आंदोलन था ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था और 2014 के अंदर तेलंगाना राज्य बना था। और जो इसकी राजधानी थी वो हैदराबाद बनी थी। ये भी आप याद रखें।
10 साल के लिए दोनों कंबाइंड थी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, लेकिन जो अभी वर्तमान में अमरावती का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन इसको माना नहीं गया। 3 राजधानी की बात चल रही है वहाँ पे, तो आप ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप इसको देख के जाएं एग्जाम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो होते हैं वो 15 होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही था। दूसरी दुनिया से किन देशों का आश्रय है? तो दूसरी दुनिया से आश्रय किन देशों का था? तो जो कम्युनिस्ट कंट्री थी, कम्युनिस्ट कंट्री को दूसरी दुनिया के संबंध में कहा जाता है। फर्स्ट दुनिया को जो पूंजीवादी देश थे उन्हें कहा जाता है, और जो तृतीय देश को कहा जाता है, जो उपनिवेशवादी देश थे उन्हें कहा जाता है। तो जो ये संबंधित था दूसरी दुनिया, तो ये कम्युनिस्ट देश से संबंधित थे। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि देवनागरी लिपि जिसकी है, तो सी इसका ऑप्शन सही है। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे मैंने इसको चेक भी किया तो मुझे इसका मिला नहीं, जो इसका मैं देख पा रहा था। नवनिर्माण आंदोलन जो था ये 1974 के अंदर गुजरात के अंदर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चलाया गया था, इकोनॉमी के लिए, और वहाँ के कुछ मुद्दे थे, तो ये गुजरात के अंदर चलाया गया था। तो इसके अंदर था ही नहीं ऑप्शन, तो मैं समझ नहीं पाया इसको। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसका ऑप्शन, इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अनटक्ड की स्थापना हुई? तो ये जो संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सम्मेलन है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1964 के अंदर, 30 दिसंबर 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया 2015 के अंदर, और इसकी जगह पे नीति आयोग आ गई है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख के जाएं, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, नीति आयोग से रिलेटेड यूजीसी नेट के अंदर भी आ रहे हैं, जनरल एग्जाम के अंदर भी आ रहे हैं। तो आप इसको देख के जाएं, इसकी रिपोर्ट कौन सी होती है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी सीईओ कौन होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख के जाएँ एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो आप जानते हैं दक्षिण एशिया के अंदर पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, इसने इस्लामिक स्टेट की, अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दाशेक्स यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य नहीं है वो चाइना नहीं है, बाकी ये सारे सार्क के सदस्य हैं। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाती है तो 1985 के अंदर हुई थी, और इसका मुख्यालय भी आप याद रखें, और जो इसके किसने रिकमेंडेशन दी थी? बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान ने दी थी। तो ये सब चीज़ें आप याद रखें, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं, फ्रंटियर गांधी जिसे कहते हैं, खान अब्दुल खां गफर जी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? जनता पार्टी आई थी इमरजेंसी के बाद 1977 के अंदर। तो इसके जो प्रधानमंत्री बने थे सरकार के अंदर, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे, आप याद रखें इसको। तो जो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन सही है। भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे वो पंजाब और बंगाल थे। पंजाब के अंदर आधा पंजाब पाकिस्तान में चले गया था, आधा भारत के अंदर आ गया था, और बंगाल के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे बंगाल और पंजाब। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो ये सिंपल सी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये पंजाब के अंदर लगा है, ये 1951 के अंदर पंजाब के अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए के अंदर, तो न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो इनका ये कार्यकाल होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, कई बार मैचिंग में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग में आ जाते हैं जब हम बड़े एग्जाम देते हैं, तो इनको भी आप देख के जाएं, इनसे हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चनों के लेके अच्छी होती है। इसको हल्के में ना लें, कई क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं एग्जामों के लिए। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 के अंदर हुआ था। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के रूप में विभाजित हुई थी, तो इसका जो विभाजन हुआ था ये 1969 के अंदर हुआ था। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो ये बना था 1985 के अंदर। 52वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत, और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इसको, दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो इसका सही आंसर था 1985, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसको आप याद रखें, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसका आंसर था बी।
अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने करी? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने करी थी 1942 के अंदर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 1942 के अंदर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो मुक्त व्यापार का आप जानते ही हैं, ये सभी हैं, इसका ऑल ऑफ द अबव है। तो कर का मुक्त लेन देन, सरकार प्रतिबंधों से मुक्ति कराएगी, इच्छानुसार व्यापार। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी था। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल भारत तो परमाणु संपन्न आप याद रखें 1974 के अंदर हो गया था, लेकिन जो विश्व पटल पे जिसको माना गया था ये 2008 के अंदर माना गया है। तो जो इसका सही आंसर है 2008 के अंदर भारत को परमाणु संपन्न देश की श्रेणी के अंदर मान लिया गया था। फिर एनएसजी ग्रुप के तहत इसको सप्लाई दी जाने लग गई थी, यूरेनियम जितने भी जिस पे प्रतिबंधित पदार्थ थे। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो इसको जो शामिल किया गया 2008 के अंदर शामिल किया गया। और जो 1974 के अंदर जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका जो ऑपरेशन था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। आप ये भी याद रखें, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो 1974 के अंदर हुआ था उसका क्या नाम था? तो स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। और जो सेकंड हुआ था पोखरण के अंदर था, आप जानते ही हैं। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो एक कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो भारतीय जनसंघ का जो विलय हुआ था वो जनता पार्टी के अंदर हुआ था। जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनसंघ का विलय हुआ था। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो जो पिछड़े वर्ग का आधार है, तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो ये सामाजिक और एवं शैक्षणिक स्थिति भी बन चुका है। जो संविधान संशोधन अभी जो EWS की कोटे की बात आई है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। जाति तो है ही है संविधान के अनुसार, लेकिन जो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके तहत ये भी हो गया है। तो इसको मैं आप डाउट पर छोड़ पर जा रहा हूँ। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो मुझे जरूर बताएं। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो ये उल्फा एक आतंकवादी संगठन भारत का है। ये असम के अंदर इन्होंने अपनी जड़ें पहले फैला रखी थी, अब तो नहीं है ये, लेकिन ये भारत से संबंधित एक आतंकवादी संगठन है। तो इसको खत्म करके अब वहाँ पे शांति भी बहाल हो चुकी है। आसफा भी वहीं पे इसीलिए लगाया गया था कि उल्फा जैसे संगठन को वहाँ से हटाना और उन्हें बैन करना, उन्हें वहाँ से खात्मा करना, क्योंकि पूर्वोत्तर का क्षेत्र 1980 के दशक में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल बदल रहा है, तो आप जानते ही हैं। तो उल्फा एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, ये भारत से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन हम कई बार जोश में आके गलत कर देते हैं, हम याद नहीं रख पाते। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं प्रैक्टिस, तो हमें एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे आ जाता है। तो ये MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है वो बहुत अच्छा है। ये तो घोषित तो जो इसको संविधान के अंदर डाला गया था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया था, लेकिन एक मूल रूप से हम देखें तो भारत के अंदर जो 28वां संविधान जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, इसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं भारत को आंतरिक तौर से संविधान के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय किसान यूनियन अभी भी वर्तमान में जिसके राकेश टिकैत हैं संबंधित हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत में किस राज्य का आंदोलन था? तो ये ताड़ी विरोधी जो आंदोलन था ये एक प्रकार से देसी शराब होती है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो जो आचार्य जो ये थे, इन्होंने भारतीय किसान मजदूर पार्टी, प्रजा पार्टी इन्होंने बनाई थी। तो जो इसका सही आंसर है सी, इसका आंसर सही है। कृपलानी जी ने 1951 में कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इंग्लिश में देख सकते हैं आप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एक कार्य एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के ऊपर बनी हुई है। वित्त आयोग आप जानते हैं 280 के अंदर इसकी बात की गई है संविधान के। चुनाव आयोग की बात 324 के अंदर की गई है। संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी बात आर्टिकल 315 के अंदर की गई है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। वित्त आयोग की बात आर्टिकल 280 के अंदर की गई है। चुनाव आयोग की बात 324 के अंदर की गई है आर्टिकल की, चुनाव आयोग की बात। और जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी बात की गई है आर्टिकल 315 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर था नीति आयोग था। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो जो भारतीय जो विदेश नीति है उसके संबंध में सही है, ये नस्ल भेदभाव की समाप्ति की बात करता है, सही बात है। मानव अधिकार की रक्षा का प्रयास करता है, ये भी बात सही है। उपनिवेश का विरोध करता है, तो ये सभी चीज़ें भारत की जो भारत की जो विदेश नीति है से संबंधित है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है, किसी देश के ऊपर आक्रमण ना करना है, तो इन सब की बात भारत की विदेश नीति करती है।
भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। ये 1947 से लेके इन्होंने जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी 1964 तक, तो इन्होंने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के रूप में इन्होंने अब देखा सारा कार्य किया है। तो भारत के अंदर जो पंचशील हम जानते हैं, सहस्त्र जानते हैं, नस्ल विरोधी चीज़ें जानते हैं, और आर्म डिडक्शन हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें नेहरू जी की विदेश नीति का बहुत बड़ा प्रभाव भारत की विदेश नीति के ऊपर पड़ा है। तो जो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसका सही आंसर है। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? तो जस्टिस पार्टी जो संबंधित है वो मद्रास से संबंधित पार्टी है। 1917 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका डी आंसर सही है। 1974 में बिहार आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये छात्रों द्वारा चलाया गया था, जेपी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया गया था, और इसके तहत ही भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़े बड़े चेहरे आए, जिसके अंदर लालू प्रसाद यादव हो गया, सुशील मोदी हो गया, नीतीश कुमार हो गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी नेताओं का उभार इस आंदोलन के तहत हुआ है। तो इसका सही आंसर है छात्र आंदोलन था ये। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म के संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डीएमके जिसे हम कहते हैं, डीएमके की संस्थापक थे श्री अनुराग, और जो डीएमके पार्टी की स्थापना हुई थी ये 1949 के अंदर हुई थी, ये भी आप याद रखें। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? तो ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं इसका आंसर, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे जरूर बताएं इसका। जो मेरे को देख पाया मैं, क्षेत्रीय इम्बैलेंस यानी रीजनल इम्बैलेंस के कारण छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात आई थी, तो मेरे को ये मिला नहीं इसका, तो मेरे को अलग ही आंसर मिला। तो आप मेरे को जरूर बताएं, इनमें से कोई भी नहीं है, इसका डी आंसर ही होगा कि जो इसका जो सही आंसर है क्षेत्रीय असंतुलन के कारण हुआ था, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना हुई है। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो नर्मदा जो घाटी परियोजना से जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इससे प्रभावित होने वाले राज्य हैं, और ये यहीं से नदी बहती है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1991 में हुई थी। एलपीजी इसके तहत आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा इसी के तहत आई। तो जो इसका सही आंसर है 1991 है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष थे ये बीपी मंडल जी थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष आप नाम से देख सकते हैं। और जो इनकी स्थापना, जो इनकी कमेटी की स्थापना हुई थी 1978 के अंदर हुई थी, और जो इनकी सिफारिश थी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की थी इन्होंने, और जो इसको लागू करने का काम किया था वीपी सिंह जी ने। ये 1989 के अंदर इनकी सरकार आई थी, तो उन्होंने इसको लागू कर दिया था वीपी सिंह जी ने, ये भी आप याद रखें। तो ये क्वेश्चन था बिहार का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।